फर्मेंटेशन में क्या पढ़ लिया था हमने कि इन फर्मेंटेशन से बाय ईस्ट, देखो दो तरीके से होता है ना, एक ईस्ट के जरिए और एक होता है ईस्ट के जरिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और जो अपनी ये रहती है मसल्स उनके जरिए कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन। क्या होगा कि इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन, यानी थोड़े बहुत CO2 रिलीज होंगे और थोड़े बहुत जैसे कि वैसे रहेंगे। तो आधे CO2 रिलीज, आधे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड, क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन अचीव्ड अंडर एन एरोबिक कंडीशन। और ये खास बात क्या है, एनारोबिक में होना चाहिए ना, क्योंकि देखो शराब भी जब बनाते हैं ना तो एनारोबिक कंडीशन में बनाने वाला, क्योंकि अगर एरोबिक कंडीशन में शराब बना लेते तो उसका टेस्ट ही खराब हो जाता, मतलब टेस्ट खराब ही रहता है उसका, लेकिन उल्टा उससे भी खराब हो जाता रहता है। ठीक है, चलो तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज अचीव्ड अंडर anaerobic conditions by sets of reaction where pyruvic acid is converted to CO2 and ethanol। तो ये किस में हो रहा, ईस्ट में है ना। पायरुविक एसिड क्या में कन्वर्ट होता, पहले बोलो, पायरुविक एसिड है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता एसिडल्डिहाइड में, है ना, एसिड अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होता एसिड अल्डिहाइड में। और यहाँ पर क्या होता है, एक CO2 रिलीज होता है ना। तो यहाँ जो एंजाइम लगेंगी वो कौन सी रहेंगी, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, क्योंकि एक CO2 निकाल ले रहे हैं ना उसमें से, इसलिए। अब अल्डिहाइड से क्या बनाना है अपने को, अल्कोहल। तो जब भी अल्डिहाइड C∪OH से अल्कोहल बनता है तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ, है ना। तो अब एसिटल्डिहाइड से बनाना इथेनॉल, क्या बनाना है बोलो, इथेनॉल। तो यहाँ पर उल्टी एंजाइम का नाम है, कैसा नाम है, जिसे अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने वाली, यानी अल्कोहल से 2 हाइड्रोजन निकालने वाली, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस करके नाम, यानी प्रोडक्ट पे नाम रखा हुआ है। अरे बस क्योंकि एंजाइम क्या करती है, ये जो रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कराती है, बैकवर्ड भी कराती है, तो इसलिए इसका नाम ऐसा रखा हुआ है ना, कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने वाली, डिहाइड्रोजिनेशन कराने वाली। ठीक है, तो नाम पड़ गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो 2 एंजाइम पूछ लेना कभी भी है ना, कि जो अपना ये है ईस्ट फर्मेंटेशन है ना, या फिर इथेनॉल फर्मेंटेशन है, तो उसके अंदर बताओ कौन से एंजाइम लगती है। तो एक बोलेंगे अपन पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज, एक बोलेंगे अपन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो इससे क्या मिलेगा फिर अपने को बोलो, इथेनॉल मिल जाएगा, लास्ट में क्या मिल जाएगा, इथेनॉल। और साथ में क्या रिलीज हुआ था, CO2। अब देखो जब अपना पायरुविक एसिड से CO2 रिलीज हुआ और एसिडल्डिहाइड बना, तो वहाँ पर कुछ भी NADH भेजने कुछ यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब अपना यहाँ पर देखो, जब अपना एसिटल्डिहाइड, यहाँ पर एक रिएक्शन बीच के गायब है ना, जब एसिटल्डिहाइड से इथेनॉल बन रहा है तो उस वक्त रिडक्शन हो रहा, और रिडक्शन के लिए जो H+ लिए जा रहे हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं, NADH से लिए जा रहे हैं। कहाँ से लिए जा रहे बोलो, NADH से लिए जा रहे हैं। तो ये जो है देखो, ये क्या कर रहे हैं अपन चाहते हैं एनर्जी बनाना, है ना, ये जो कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन रिडक्शन जितना भी कुछ छोड़ रहे हैं अपन, क्या बोलेंगे उसको, अपन फूड को तोड़कर एनर्जी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखें तो अभी तक क्या हो चुका है, देखो सबसे पहले क्या होगी अपनी ग्लाइकोलिसिस। यहाँ देखो ये ग्लूकोज है तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड और ये यहाँ से लेकर पायरुविक एसिड बना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुई अपनी कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद में अपने 2 फेज है, या तो अपन पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकते हैं, देखो ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई, यहाँ पर पायरुविक एसिड पर, ठीक है। अब 2 है अपने पास, लैक्टिक एसिड में जाओ या इथेनॉल में जाओ, है ना। तो अभी अपन इथेनॉल की बात करें फिलहाल, तो यहाँ पर अगर देखें तो पायरुविक एसिड बनने तक यानी ग्लाइकोलिसिस से 2 NADH मिले थे अपने को, ठीक है, और 2 ATP मिले थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस में देखो कि जो ATP जो मिले थे अपने को, एक पायरुविक एसिड से 2 से 2 मिले थे, सॉरी, और जो NADH भी मिले थे अपने को, एक पायरुविक एसिड से 1 NADH और 2 पायरुविक एसिड से 2 मिलेंगे। तो देखो एक पायरुविक एसिड से जब इथेनॉल बन रहा है तो 1 NADH यूज भी हो जा रहा। इसका मतलब ये कि ये पूरी प्रोसेस में दोनों भी फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 ATP के अलावा कुछ नहीं मिलता अपने, यानी कहाँ 36 38 ATP और कहाँ पर 2 ATP, है ना। तो इसीलिए जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है ना तो एनर्जी बहुत कम बनती है, इसलिए हमारी मसल में क्या है, लैक्टिक एसिड जमने से
उससे अपन इतनी एनर्जी खर्चा नहीं कर पाएंगे ना। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन रहेगा तो ज़्यादा देर तक जी पाएंगे अपन नहीं, क्योंकि एनर्जी कम पड़ जाएंगी ना हमारे को। लैक्टिक एसिड बन गया बोले तो लैक्टिक एसिड की वजह से थक भी जाएंगे अपन, है ना, और अपने अकड़ावट आ जाएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन साथ साथ एनर्जी भी तो कुछ नहीं मिल रही, वो तो मजबूरी थी, कुछ नहीं बन रहा तो बना लो, ऐसा है काम। लेकिन उससे कोई एनर्जी मिलती है नहीं मिलती। तो ना ही पायरुविक एसिड फर्मेंटेशन में कोई एनर्जी मिलती है, ना ही लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कोई एनर्जी मिलती है। 2 ATP के अलावा सिर्फ और सिर्फ कितने ATP मिलती है? 2 ATP, वो भी ग्लाइकोलाइसिस, इनकी तो कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों प्रोसेस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो तुमने ग्लाइकोलाइसिस में बनाए थे एनर्जी के लिए, वो चीज़ को भी इस्तेमाल कर ले रहे हो, यानी कुछ भी रत्ती बराबर भी फायदे की नहीं, उल्टे नुकसान के प्रोसेस है। क्या है? दोनों भी प्रोसेस में नुकसान है उल्टा। ग्लाइकोलाइसिस जो खुद से मतलब वो नहीं कर सकती, एटीपी रिलीज नहीं कर सकती होगी, इसलिए उसको दूसरे रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। नहीं देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक तो आ गए थे ना अपन, तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। यानी ये जो पायरुविक एसिड बना तो इसको कायमे ना कायमे तो कन्वर्ट होना ही था, है ना। तो इसीलिए ये दोनों उसके प्रोडक्ट बने। कभी कभी ऐसा था कि ये जो चीज़ रहती है अनस्टेबल रहती है, कुछ ना कुछ बनना ही पड़ता है उसको। तो या तो इथेनॉल प्लस CO2 बन गया या फिर लैक्टिक एसिड बन गया, ऐसा है ना। तो ये बोल दिया अपन ने लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। और ये क्या हो सकता है बोलते हैं, अदर स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन। हाँ, अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड। अब लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं ना। द स्टेप्स इन्वॉल्व आर शोन इन द फिगर 12.2। स्टेप्स भी देख लिए अपन ने। बस याद रखना है कि दोनों के अंदर एक एक NADH यूज होता है, ठीक है। द स्टेप्स इन्वॉल्व क्या बोला देखो, हाँ, इन्वॉल्व शोन इन द फिगर 12.2 इन एनिमल सेल्स, यानी हमारे सेल्स में ऑल्सो। हमारे सेल्स में कौन सी रिएक्शन होगी, इथेनॉल वाली या लैक्टिक एसिड वाली? नहीं, इथेनॉल वाली। लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी में नहीं होगा, है ना, क्योंकि अपन अल्कोहल बनाएंगे फिर तो वो अल्कोहल तो अपने को इंटरनली खुद ही मिल जाएगा। समझ में नहीं बात? ऐसा सोच के रखो, अपन शराब पीते क्या, अपनी बॉडी खुद ही पीना चालू कर देंगे, अंदर बनाएगा तो फिर, है ना। तो अपनी बॉडी में कौन से चलेंगे, सिर्फ देखो बोला कि उसमें दोनों चलती नहीं। इन एनिमल सेल्स ऑल्सो लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, यानी जितना होना उतना नहीं है। फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो हमारे सेल्स में भी बोलता, जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है, यानी तुम बहुत एक्सरसाइज कर रहे, अब तुम एकदम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो उतनी स्पीड से तो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली तुम्हारे, मिलने वाली है जितना तुम काम करें, फिर बहुत तेज़ भाग रहे तो तुम ऐसा भी सांस लेंगे तो ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है। नॉर्मल कंडीशन में बैठ के जो सांस लेते हैं अपन पूरी तरीके से, तो वो बॉडी के लिए सफिशिएंट है। लेकिन जब तुम बहुत तेज़ भाग रहे तो उस दौरान जो सांस लेंगे तो फिर एनर्जी की कमी पड़ने वाली है, ऑक्सीजन की कमी पड़ने वाली है ना। तो ऑक्सीजन इनएडिक्वेट है, तो जब ऑक्सीजन इनएडिक्वेट होता है तब अपनी लैक्टिक एसिड वाली साइकिल एक्टिवेट हो जाती है। ऑक्सीजन तो है नहीं, तो ETS तो हो नहीं सकती, तो क्या होंगी फिर, लैक्टिक एसिड वाली साइकिल होगी। तो इन एनिमल सेल, यानी जब भी एनिमल सेल में लाइक मसल्स, कौन से सेल्स में, एनिमल के सेल में बोले तो मसल सेल में, लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, यानी जब अब बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज करते हैं तब की बात है ना। वैन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, यानी इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि अब ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो उस टाइम पर क्या होगा, फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि देखो तू पूछ रहा ना अभी कि भाई तुमने यहाँ पर ही क्यों रुक गया, अपन ग्लाइकोलाइसिस तो हो गई थी, 2 ATP तो मिल गई, अब मालूम था कि आगे जाकर तो कुछ हो रहा नहीं, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, रेस्पिरेशन कब बोलेंगे, जब तुम्हारा ग्लूकोज CO2 में कन्वर्ट हो। ग्लाइकोलाइसिस में क्या करना होगा, कुछ नहीं, वो तो पार्शियल ऑक्सीडेशन हुआ ना। तो अपने को पूरा ऑक्सीडेशन करना है, इसीलिए अपने को कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ता है, क्योंकि या तो CO2 रिलीज कर दो या तो लैक्टिक एसिड, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिलीज होंगी बॉडी से बाहर। अगर तुमने ग्लूकोज को तोड़े और उसे कुछ बना ही नहीं, उससे CO2 निकला ही नहीं, तो फिर उसको ऑक्सीडेशन कहाँ से बोलेंगे, वो तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं ना। तो इसलिए कुछ ना कुछ तो अपने को रिलीज करना ही पड़ता, या तो CO2 रिलीज करो या फिर लैक्टिक एसिड रिलीज करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया कि फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन चलता रहे, इनएडिक्वेट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन,
तो फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस टू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड का में रिड्यूस होता लैक्टिक एसिड के अंदर बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। एंजाइम क्या होगी लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये एंजाइम याद रखना है अच्छे से, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH। दोनों में भी, चाहे अगर तुम्हारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो उसमें भी कौन होता है NADH रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पर भी नहीं। देखो यहाँ पर रिडक्शन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। काय में ये अपनी पायरुविक एसिड वाले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस में, है ना। यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिडक्शन के साथ साथ क्या हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो 2 के 3 कार्बन के 2 कार्बन हो जा रहे हैं। लेकिन पायरुविक एसिड में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा। यानी लैक्टिक एसिड जब हम बना रहे पायरुविक एसिड से, जब लैक्टिक एसिड बना रहे उस दौरान कोई भी डीकार्बोक्सिलेशन, सिर्फ क्या हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। तो द रिड्यूसिंग एजेंट इज NADH प्लस H+ विच इज रीऑक्सीडाइज्ड टू NADH NAD+ इन बोथ द प्रोसेस। दोनों प्रोसेस में, ऊपर वाले में लैक्टिक एसिड वाले में भी, इसमें भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एंजाइम्स। पूरे पैराग्राफ में 3 एंजाइम दी हुई है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस और पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज। हो गया, ठीक है। अब देखो इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज। अभी बात कर लिया अपने 2 ATP वाला कुछ मिलते ही नहीं अपने को, उल्टा जो NADH बनाए थे अपने वो भी यूज हो जाता। तो प्रोसेस चली क्यों बोलेंगे अपन, क्यों काय कैसे चला है अपने हाँ CO2 रिलीज करने के लिए ना, या फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसलिए। लेस देन 7, देखो क्या बोला अगर तुम परसेंटेज निकाले कि 36, टोटल कितने 38 हो रहे ना 38, तो 38 डिवाइड बाई 100 करो, या फिर हाँ चलो 38 में से कितने आ रहे 7 इंटू उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो परसेंटेज निकल कर आएगा 7 से भी कम निकल कर आएगा। देखो अपनी कितनी ATP मिलती है 2, कितने में से मिलती है 38 में से। तो 38 में से 2 ATP, तो देखो अब ये क्या होगा अपना 38 में से 2 ATP, तो 100 में से कितनी, इसी को परसेंटेज बोलते हैं। तो मल्टीप्लाइड में क्या कर दी 100 कर दी, ये आ गया कितना 5.26। तो इसलिए लेस देन 7 बोला तो एकदम सही बोला उसने, है ना, कि लेस देन 7 मिलती है, ठीक है। चल बात समझ में आ गई। तो इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इज in glucose is released and not all of it is trapped at high energy bonds of ATP, है ना। 7 से क्या बोलेंगे 5%, 7% से भी कम एनर्जी रिलीज हुई बोलती है, और उसके साथ में और जो जितनी एनर्जी रिलीज हुई ना वो सारी ATP में ट्रैप भी नहीं हुई बोलती, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। ऑल्सो यानी सिंपल याद क्या रखना है कि दोनों प्रोसेस के अंदर, अब देखो ये ऑल क्या बोले यहाँ पर जो बोला ना उसने कि लेस देन 7% ATP, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड, 7 से भी कम रिलीज हुई, ये बात बोला है। एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एट हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ ATP बोले तो यानी देखो पहले जितनी एनर्जी निकलती थी वो सारी की सारी ATP में ट्रैप होती थी, है ना। NADH के जरिए वो सारा कुछ होता था। तो अब क्या हो रहा है NADH तो खुद टूट जा रहा है, तो जो एनर्जी NADH के जरिए निकली थी क्या वो ट्रैप हो पाई ATP में, नहीं हो पाई, ऐसा है। नहीं बात समझ। तो ये लाइन क्या बोला समझ में है कि नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एट हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ फॉस्फेट बोले तो जो देखो पहले जो NADH जो बना था अपना ग्लाइकोलिसिस में, तो वो अगर ATP में कन्वर्ट हो जाता तो अपन बोलते कि जितनी बनी थी उतनी पूरी की पूरी एनर्जी काय में ट्रैप होगी ATP में। लेकिन जो NADH बना वो खुद भी क्या हो गया रिलीज, वो खुद टूट गया। हाँ तो थोड़ी बहुत जो एनर्जी अपन ने जो ट्रैप करे थे NADH में वो भी वेस्ट हो गई अपनी, है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं अपन कि नॉट ऑल ऑफ इट, यानी जितनी एनर्जी हमने ट्रैप करे थे, जितनी एनर्जी हमने स्टोर करने की कोशिश करे थे, अगर ये NADH यूज़ नहीं होता तो टोटल अपने को 8 ATP मिलती, लेकिन अब कितनी मिल रही, सिर्फ 2 मिल रही है। तो इसीलिए बोले कि नॉट ऑल ऑफ इट, यानी सारी की सारी एनर्जी हमने ATP में ट्रैप नहीं कर पाए। ऑल्सो
द प्रोसेस आर हैजार्डस, प्रोसेस भी अच्छी है नहीं है, नुकसान है ना उसका, तो हैजार्डस की मीनिंग देखो। तो क्या बोला देखो, द प्रोसेस आर हैजार्डस, यानी प्रोसेस कैसी है, बहुत खतरनाक है। देखो एक तो नुकसान ही नुकसान है ना, फायदा कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ ये नहीं 100% में सिर्फ 5% एनर्जी निकल रही है प्रोसेस करने के बाद। CO2 मॉलिक्यूल अपना ग्लूकोज जो पूरा वेस्ट हो रहा, कोई काम का नहीं है, और ऊपर से रिएक्शन खतरनाक है, यानी अपने को उससे खतरा है, लैक्टिक एसिड बनेगा तकलीफ है ना। और इथेनॉल तो अल्कोहल है, इथेनॉल अपने लिए जहर के जैसा काम करता है, ठीक है। तो चलो कि द प्रोसेस आर हैजार्डस, आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस, या तो एसिड बनता है या अल्कोहल बनता है, दोनों भी अपनी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ऐसे ठीक, तो ये हैजार्डस की मीनिंग थोड़ा याद रखना, क्या होगा इसकी मीनिंग, खतरनाक, खतरनाक, ठीक है, खतरनाक। आइदर एसिड और अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड, या तो एसिड बन रहा है या फिर अल्कोहल बन रहा है, ठीक है। तो ये तो मालूम है लैक्टिक एसिड अपनी बॉडी के लिए किस तरीके से हार्मफुल है। अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो मसल क्रैम्प आ जाएंगे अपने, है ना, पूरे जाम हो जाएंगे ना, हाथ पैर पूरे अकड़ जाएंगे, तो ये अपने लिए हार्ड होगा। अब अल्कोहल किस तरीके से हैजार्डस है वो देखो, है ना। व्हाट इज द नेट ATP दैट इज सिंथेसाइज्ड, कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड एंड डिटेक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ये बताओ, बोलते हैं कि कैलकुलेट हाउ मेनी ATP आर सिंथेसाइज्ड, कितनी ATP बने टोटल, ग्लाइकोलाइसिस में दो ATP नहीं, टोटल 4 ATP बनी थी, बढ़िया। एंड डिटेक्ट द नंबर ऑफ ATP यूटिलाइज्ड, दो हो गई, तो इसलिए फिर नेट कितनी बची, दो बची। व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज फर्मेंटेड टू अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, चाहे अल्कोहल के जरिए फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड के जरिए हो, दोनों में दो ATP ही नेट अपने को मिलने वाली है, ठीक है। ईस्ट, अब देखो, अब मैंने बोला तुम्हारे को एसिड अपने लिए किस तरीके से हैजार्डस बता दिया। अब देखो अल्कोहल किस तरीके, अल्कोहल तो अपनी बॉडी बनाती नहीं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अपनी बॉडी नहीं करती, वो कौन करता है, ईस्ट करती है, ईस्ट। तो जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करती है यानी ईस्ट, तो ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ, उसको खुद को पॉइजन हो जाता है, उसको खुद के लिए जहरीला हो जाता है, टू डेथ व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीचेस अबाउट 13%, यानी 13% भी, 100 में से अगर 13% भी क्या हो जाएगा बोलो, अगर अल्कोहल बन जाएगा, जैसे पानी है जो उसकी बॉडी में है ना, 13% भी अल्कोहल होगा तो उसको जहरीला हो जाएगा उसके लिए। तो समझ में आया कि लैक्टिक एसिड और अल्कोहल दोनों किस तरीके से हैजार्डस है, वो एक्सप्लेन किया उसने। लैक्टिक एसिड किस तरीके से हैजार्डस है वो तो अपने को मालूम है, क्योंकि उससे पूरा अकड़ जाती है बॉडी। और ईस्ट के जो अल्कोहल है वो किस तरीके से, कि जो अल्कोहल का फर्मेंटेशन करने वाली है ईस्ट, उसको खुद को 13% अल्कोहल बनने के बाद में पॉइजन हो जाता है। किस चीज से, या अल्कोहल से क्या। तो सोचो अपने को कितना खतरनाक होता है इथेनॉल से। What then would be the maximum concentration of alcohol in beverages that are naturally fermented? अब तुम ये बताओ, बोलता कि फिर वो जो नेचुरली फर्मेंटेड अपन जो पीते लोग, फॉर एग्जाम्पल बेवरेजेस यानी शराब जो पीते हैं शराब, तो उसके अंदर कितने % क्या रहता है बोलते, अल्कोहल रहता है बोलते। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन बेवरेजेस, बेवरेजेस में, मशरूबात में, शराब में कितने % क्या रहता है, अल्कोहल रहता है, ठीक है। चलिए देखेंगे, अगर नेचुरली बना रहे तो ईस्ट ही बना रही है उसको, तो मैक्सिमम अपन क्या कर सकते हैं, 13 तक ले जा सकते हैं। और बेहतर है, अब 13 के बाद में तो ईस्ट को पॉइजन हो जाएगा, तो अपन 13 से थोड़ा पहले ही अपनी गाड़ी रोक देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जवाब लिखेंगे लेस देन 13%, कितना, लेस देन 13%, लेस देन 13%, 13% से कम, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ, देखो अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ अल्कोहल कन्वर्ट ग्रेटर देन दिस कॉन्सेंट्रेशन आर ऑब्टेन्ड। हाउ डू यू थिंक अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑफ ग्रेटर देन अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, यानी अगर इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला तुमको अल्कोहल बनाना है, यानी ऐसा शराब बनाना है जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन हो, तो वो तुम कैसा बना पाएंगे। तो उसके लिए भी तुम्हारे क्या करना पड़ता है मालूम, डिस्टिलेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिस्टिलेशन, अलग अलग प्रोसेस, फिर केमिकली जाना पड़ता है, बायोलॉजिकली नेचुरली तुम नहीं बना सकते, है ना, क्योंकि ईस्ट तो इतने ही काम करेंगे। तो हाउ डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हैं, अल्कोहल बेवरेजेस यानी शराब
ऑफ अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन दिस, यानी इससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला, यानी 13 से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला जो शराब है वो किस तरह बनाई जाती है ना, हेवी रहती है ना, अलग अलग शराबें रहती है, तो वुड ऑब्टेन्ड वो किस तरीके से बनाई जाएंगे, अपने को क्या करना पड़ेगा, केमिकली बनाना पड़ेगा, फिर बायोलॉजिकली अपन नहीं बना सकते। What then is the process by which organisms can carry out complete oxidation of glucose and extract the energy stored in synthesize a large number of ATP molecule? तो अब तुम ये बताओ, बोलते कि ऐसी क्या चीज़ है फिर वो, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो अभी पढ़ाया नहीं ना अपने को, अपन ने पढ़ लिए, अपने को मालूम है कि जो अपना वो है, क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन होता है ना, जिसको ETS बोलते हैं अपन, जो सारी चीज़ें बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं अपन क्या उसको, ये फर्मेंटेशन है, और क्या है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन, तो पूरा ही है, लेकिन उसको बोल सकते हैं अपन एरोबिक रेस्पिरेशन। हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन वो चीज़ है जिससे अपने को मैक्सिमम ATP मिल जाएंगी, सारा फायदा ही फायदा होगा उससे, है ना। तो व्हाट इज देन, तो फिर वो चीज़ क्या है बोलते, द प्रोसेस, वो ऐसी कौन सी प्रोसेस है बाय विच, जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म कैरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म पूरा ऑक्सीडेशन कर पाता है, यानी जितने CO2 है सारे के सारे CO2 क्या में कन्वर्ट होंगे, सॉरी जितना ग्लूकोज है वो उसके जो जितने कार्बन है वो सारे के सारे CO2 में कन्वर्ट होंगे, एंड एक्सट्रैक्ट द एनर्जी, और भरपूर एनर्जी मिलती है अपने को, एक्सट्रैक्ट द एनर्जी स्टोर्ड, और जिसमें जो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं, पूरी तरीके से यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए, सिंथेसाइज अ लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स नीडेड, जितनी हमको ज़रूरत है उतनी ATP मॉलिक्यूल बनाने के लिए, आई बात समझ, नीडेड फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो, इन यूकैरियोट्स दीज स्टेप्स टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया, अब ये सारी स्टेप्स कहाँ होती है, यूकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड दिस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन ड्राइव करता है ना, पूरी प्रोसेस को एक्चुअल में चलाने वाला कौन है, ऑक्सीजन, क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये प्रोसेस चलने ही नहीं वाली है ना, क्योंकि लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन जाना है वो किसके पास जाना है, ऑक्सीजन के पास, तो लास्ट हाइड्रोजन कैरियर बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर, दोनों भी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है दैट लीड्स टू अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें जितने कार्बन है ग्लूकोज में वो सारे के सारे काय में कन्वर्ट होंगे, बोलो काय में कन्वर्ट होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड में। इन द सब्सटेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूद में, है ना, एंड रिलीजेस CO2 वाटर एंड लार्ज अमाउंट ऑफ ATP, CO2 भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, और बहुत ज़्यादा ATP मिलेगी बोलते, प्रेजेंट इन द सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट में मौजूद है, यानी जो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर है ना वो सारी अपन निकाल लेंगे, है ना, भरपूर। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज मोस्ट कॉमन इन हायर ऑर्गेनिजम्स, वी विल लुक एट दिस प्रोसेस इन द नेक्स्ट सेशन में, अपन इसको देखने वाले हैं। आई यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में, अब यहाँ से तो अपन ने पूरा पढ़ के रखे ETS तक के, अपना थोड़ा सा टॉपिक पूछते हैं ना, समझ में नहीं आया मेरे उसमें, ये लाइनें आएगी, नहीं ये लेक्चर में वाला MP वाली बात है, ठीक है, उसको देखते हैं अपन।